अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास। कल हम लोग कर रहे थे मॉडल्स का चैप्टर, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। और हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था उसे स्टार्ट किया था, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अजम्पशंस जो थे वो कल हमने किए थे। 3 अजम्पशंस हमने उसके कंसिडर किए थे। फर्स्ट अजम्पशन था कि हम कंसिडर कर रहे थे कि हमने न्यूक्लियर मॉडल जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, जैसे मैंने इसके नाम से बताया था कि इसमें ये बॉहर का मॉडल है, और बॉहर बॉहर जो है वो कंसिडर करता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक ड्रॉप की मान लाइक है ना, उसको कंपेयर किया उसने एक ड्रॉप के साथ। तो जिस तरह से न्यूक्लियस जो है, हम उसे इसलिए इस ड्रॉप से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से ड्रॉप जो है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, इसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसकी शेप भी स्फेरिकल होती है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था कि जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, इसी तरह से ड्रॉप के अंदर जो हैं वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जिस तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर शॉर्ट जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती हैं। इसी तरह से जो अपना मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर भी कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से ये बाउंड होके रहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वही रीज़न होती हैं इनको स्फेरिकल शेप देने की। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या हुआ? नंबर एक, दोनों स्फेरिकल शेप में होते हैं, दोनों के वहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, और जो ड्रॉप है उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और दोनों के दरमियान कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स है। मॉलिक्यूल्स में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कोहेसिव फोर्सेस हैं, और न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग फोर्स है वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये उसकी अजम्पशन थी, पहली पहली अजम्पशन ये थी। और दूसरी जो थी उसकी अजम्पशन वो ये थी कि जो आपका ये जो कूलम फोर्सेस हैं, या जो दूसरी अदर फोर्सेस न्यूक्लियस में मौजूद हैं, यानी कि दूसरी कौन सी हैं? दो तरह की तो फोर्सेस हैं, एक कूलम फोर्सेस हैं और दूसरी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। इनको यूज़ करके हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली मोस्टली न्यूक्लियाइज के लिए सेम होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है उसके दरमियान बाइंडिंग एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड अजम्पशन जो थी वो ये थी कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती हैं न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, ये शॉर्ट रेंज होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये आप ये कह सकते हैं कि ये वही प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियर फोर्सेस की जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है, हमने इसको जो ड्रॉप मॉडल को पढ़ना है। तो इससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि न्यूक्लियस के जिस तरह से आप किसी भी ग्लास में या किसी भी पॉट में वाटर लेते हैं, तो वाटर के ऊपर जो सबसे ऊपर उसकी जो सरफेस होती है लिक्विड की, वहाँ पे हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। लिक्विड की सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। तो इसी तरह जब आपके न्यूक्लियस जो है उसके भी जो सरफेस का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस से बाहर, इसका मतलब ये है कि उसकी बाउंड्री पे जो न्यूक्लियॉन्स मौजूद होंगे वहाँ पे भी इस किस्म की कोई ना कोई फोर्सेस या बैरियर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं न्यूक्लियस की जो शेप है वो कंसिडर करूँ, मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। आपका न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई कंसिडर कर लूँ एक और सेंटर में, मैं ये कहती हूँ या कोई भी न्यूक्लियॉन में कंसिडर कर रही हूँ, और एक न्यूक्लियॉन जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियॉन सेंटर में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर इसकी सराउंडिंग में जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे जो सारे न्यूक्लियॉन्स जो हैं इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड अगर कर लूँ तो बिल्कुल, अगर मैं इसको सरफेस के साथ जोड़ दूँ कि यहाँ पे ये आपका पड़ा हुआ है न्यूक्लियॉन, तो इस न्यूक्लियॉन को डीप इंटीरियर से, यानी कि इसकी लोअर साइड से तो फोर्सेस जो हैं वो मिल रही होंगी, यानी कोई ना कोई फोर्स इस पे एक्ट कर रही होंगी, लेकिन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स, यानी कि इसको ऊपर से सरफेस से कोई फोर्स जो नहीं लग रही, ठीक है। ये जो इंटीरियर में पड़ा हुआ है न्यूक्लियॉन, यहाँ पे इसको चारों साइडों से इस पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो लग रही होगी, और जो इसकी सरफेस पे न्यूक्लियॉन पड़ा हुआ है, सरफेस पे न्यूक्लियॉन है, उसको सिर्फ इंटीरियर से अट्रैक्शन मिल रही होगी, उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि जो इट मीन्स के जो सरफेस पे पड़े हुए न्यूक्लियॉन्स हैं, उस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इसको अट्रैक्शन चारों साइडों से मिल रही है, तो ये वाला न्यूक्लियॉन जो है वो स्ट्रांगली बाउंड होता है। जो सरफेस वाला है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्सेस इसके इस पे एक्ट नहीं कर रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस मौजूद हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस वाले आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। और दूसरी हम इन्हीं इन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ये न्यूक्लियॉन बिल्कुल बाउंड्री के पास पड़ा हुआ है, इसी तरह लिक्विड की जो सरफेस होती है, लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे भी जो सरफेस टेंशन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब देखें कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं, हमने ये बार बार पढ़ा है कि न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स पे है, तो प्रोटॉन्स के दरमियान कूलम रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, और जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। तो अब आपको पता है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, जो कूलम रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो रिपल्शन करती हैं। तो रिपल्शन जो है वो क्या करती है कि वो बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करने का बायस बनती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ। यहाँ पे देखें, कूलम एनर्जी, द कूलम एनर्जी ऑफ रिपल्शन increases as the number of protons increases in a nucleus, which results in reducing the binding energy। देखें, किसी न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स कि वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स के दरमियान ज़्यादा होगी, और अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी तो वो बजाय न्यूक्लियस को बाउंड करके रखने के उसको उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अपार्ट करने की कोशिश करेगी और उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम एनर्जी होती है, एक तो ये इंक्रीज करेगी प्रोटॉन्स के साथ, और दूसरा ये बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करती है, इसलिए हम इसको कूलम डिसरप्टिव एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कूलम एनर्जी जो है, क्योंकि वो इंक्रीज होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ, और वो बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करती है, उसको बाउंड करने से रोकती है, तो इसलिए हम कूलम एनर्जी को कूलम डिस्ट्रप्टिव एनर्जी भी कहते हैं, और ये प्रोपोर्शनल होती है जी स्क्वायर के, ठीक है। जी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो कूलम जो डिस्ट्रप्टिव एनर्जी होती है वो जी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये कैसे प्रोपोर्शनल होती है ये हमने इसी अभी जब इसको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे ये आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस में ज़्यादा होंगे? हैवी न्यूक्लियाई में, ठीक है। जैसे जैसे हम लाइटर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से हाई जो न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैवी न्यूक्लियाई में ज़्यादा होते हैं जाते हैं, तो वहाँ पे जो कूलम डिसरप्टिव एनर्जी है वो भी उनकी ज़्यादा होती जाती है। तो अगर हैवी न्यूक्लियाई में कूलम डिसरप्टिव एनर्जी ज़्यादा है तो इट मीन्स इसी वजह से, इस डिसरप्टिव एनर्जी की वजह से जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। और अनस्टेबल तो हैं, लेकिन सारे के सारे हैवी न्यूक्लियाई अगर वो अनस्टेबल हैं, वो ये नहीं है कि वो फौरन ही जो है वो कोई ना कोई डिके कर जाएंगे, क्योंकि उनको बैलेंस कर रहा है, इस डिसरप्टिव एनर्जी को बैलेंस कर रहे होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
जो आपके हैवी न्यूक्लियाई हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा भी होते हैं। तो इसलिए हैवी न्यूक्लियाई में जहाँ पे डिसरप्टिव कूलम एनर्जी ज़्यादा होती है जो कि इसको अनबैलेंस कर रही है या अनस्टेबल कर रही है, वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। और उन नंबर ऑफ क्योंकि वही जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू न्यूक्लियर फोर्स। तो जहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन डिसरप्ट कर रहा है या रिपल्शन कर रहा है, वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान अट्रैक्शन भी है। तो ये रिपल्शन न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन से ओवरकम हो रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो हैवी तो होता है, अनस्टेबल भी होता है, लेकिन वो डिके नहीं करता, ठीक है। तो दूसरी रीज़न एक और भी है, अनस्टेबिलिटी तो है लेकिन उसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है, एक तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से मिल रही है और दूसरा स्पिन की वजह से, ठीक है। जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, हर एक का स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी हर प्रोटॉन का अपना स्पिन क्वांटम नंबर है और वो क्या है 1/2। तो हर न्यूक्लियन की जो स्पिन क्वांटम नंबर है या स्पिन नंबर है वो 1/2 है। और जब ये न्यूक्लियॉन्स आपस में न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ न्यूक्लियॉन्स की स्पिन आपस में पैरेलल होती है, कुछ न्यूक्लियॉन्स की स्पिन एंटी पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन के जरिए आपस में पेयरिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये पेयर बनने की वजह से भी ये इसमें स्टेबिलिटी जो है वो आती है। तो दो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से डिसरप्टिव एनर्जी बढ़ती है जो कि अनस्टेबल करने की कोशिश करती है, बट उसके साथ ही जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ज़्यादा हो जाना और न्यूक्लियॉन्स की जो स्पिन है 1/2 स्पिन है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल पेयर की फॉर्म में जब अरेंज होती है तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करती हैं डिसरप्टिव कूलम एनर्जी को, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है सॉरी वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है। अब ये तो थोड़ी हम बता रहे हैं उसकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल को, जिसकी मैंने आपको अजम्पशन दी। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैंने आपको बोला है कि ये बोहर ने फार्मूलेट किया या इसकी अजम्पशन बोहर ने डिफाइन की। तो बोहर की अजम्पशंस को लेके हमारे पास विसेकर है एक साइंटिस्ट, जिसने एक एक्सप्रेशन या फार्मूला ड्राइव किया और उसके फार्मूला को यूज़ करके हम किसी न्यूक्लियस का मास और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अजम्पशंस किसने दी हैं, मॉडल किसने डिज़ाइन किया कि आपका न्यूक्लियस लिक्विड की तरह है, बोहर ने। तो बोहर के मॉडल को विसेकर उस अजम्पशंस को कंसिडर करता है और उसने ड्राइव कर लिया एक फार्मूला जिसके ज़रिए वो मास ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड आउट कर रहा है और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है जी। तो हम आ रहे हैं विसेकर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पे, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका फार्मूला है जो कि उसने मास और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हम एट ए टाइम एक चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है तो आप मास फाइंड आउट कर लें, अगर आपको मास पता है तो आप उससे बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो m इसमें m इज इक्वल टू z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, mp मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन, ठीक है। मास नंबर और z जो है वो आपका फिर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। जो आपके पास पहले से मास फाइंड आउट करने का फार्मूला है, ये तकरीबन वही फार्मूला है और ये इसमें से हम बाइंडिंग एनर्जी की टर्म जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो चेंज यहाँ पे क्या है जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को लेके की गई है, वो ये बाइंडिंग एनर्जी टर्म है, ठीक है। नॉर्मली जो आपने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी हुई है जो आप कैलकुलेट करते हैं वो इस फार्मूला से करते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर, ठीक है। आप डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये प्रीवियसली आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपने जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें आप बाइंडिंग एनर्जी इस तरह से फाइंड आउट करते थे। बट जो विसेकर का सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगी, ठीक है। इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करके और यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब जरा टर्म बाय टर्म आ जाए। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म जो है वो ई वी है, सेकेंड टर्म जो है
फर्स्ट टर्म जो है वो ई वी है, सेकंड टर्म जो है वो इसको ई वी को हम बोलते हैं वॉल्यूम टर्म या वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। सेकंड टर्म जो है वो ई एस है, जिसको हम कहते हैं कुरेक्शन एनर्जी या कुरेक्शन टर्म बोलते हैं, और ये जो सरफेस पे पड़े हुए न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी वजह से है, ठीक है। इसको हम कुरेक्शन टर्म इसलिए बोलते हैं कि मतलब ये रिड्यूस कर रही होती है बाइंडिंग एनर्जी को, तो हम इसको एज ए कुरेक्शन जो है वो उस उनकी जो एनर्जी है उसे माइनस करते हैं, इसीलिए इसके साथ माइनस का साइन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये ई एस जो है ये कुरेक्शन इन एनर्जी है ड्यू टू न्यूक्लियॉन जो कि सरफेस के ऊपर है। एस स्टैंड्स फॉर द सरफेस। नेक्स्ट टर्म है ई सी, जो कि है कूलम रिपल्सिव एनर्जी, जो कि प्रोटॉन्स की वजह से होगी। ये दोबारा से अब आपको बता रही हूँ, ई वी वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी वजह से जो एनर्जी होगी वो वॉल्यूम एनर्जी होगी। सरफेस पे पड़े हुए जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं, आप उसको कुरेक्शन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये कुरेक्शन टर्म एक्चुअली। ई सी आपकी कूलम रिपल्सिव एनर्जी है जो कि आपके प्रोटॉन्स की वजह से है। उसके बाद ई, ये ए है, स्मॉल ए, तो ई ए ये आपकी एसिमेट्री एनर्जी इसको हम बोलते हैं। और एसिमेट्री एनर्जी का मतलब ये है कि जब सिमेट्री ना हो, सिमेट्री कहाँ का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हों तो आप उसको सिमेट्रिक न्यूक्लियाई बोलेंगे, और अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल ना हो यानी उसे आप एसिमेट्रिक बोलेंगे, तो फिर उसकी वजह से जो एसिमेट्री की वजह से जो एनर्जी बनेगी उसको हम एसिमेट्री एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो लास्ट टर्म है ये ई डेल्टा है, इसको भी हम कुरेक्शन बोलेंगे, कुरेक्शन टू द बाइंडिंग एनर्जी। और आपने देखा है कि यहाँ पे बाकी सब में सिंगल साइन है, जबकि जो लास्ट टर्म है यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है। तो ये दो डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी, इसलिए ये कुरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि ये एनर्जी की टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस वजह से होगी कि डिपेंड करेगा कि अगर आपका न्यूक्लियाई जो है वो इवन न्यूक्लियाई है या ऑड न्यूक्लियाई है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर इवन है और ऑड हैं तो उसके हिसाब से ये टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव होगी और उस हिसाब से इसमें करेक्शन होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी एनर्जीज, ये सारी की सारी टर्म्स जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये सारी की सारी टर्म्स जो है फाइंड आउट करके आप बाइंडिंग एनर्जी नेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और जब आप बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आप मैस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी टर्म्स जो हैं ई वी, ई एस, ई सी, ई ए एंड ई डेल्टा, ये सारी की सारी कौन सी ये एनर्जीज हैं। तो ये एक्चुअली कौन सी एनर्जीज हैं, बाइंडिंग एनर्जीज हैं, यानी कि ये सारी एनर्जीज जो नेट बाइंडिंग एनर्जी है उस पर क्या इम्पैक्ट देंगी, ठीक है। ये देखिए ये टर्म जो है मैंने आपको बोला कि ये करेक्शन टर्म है, यानी कि जो आपको मैंने बताया था कि सरफेस पे पड़े हुए न्यूक्लियॉन्स हैं वो बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपकी आप ईवी को आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपके न्यूक्लियस या पूरे वॉल्यूम की नेट बाइंडिंग एनर्जी है। तो सरफेस टर्म जो है सरफेस टर्म जो है एक आपकी उसके साथ नेगेटिव साइन आने का मतलब मैंने आपको पहले बोला कि ये इसको रिड्यूस कर रही होती है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कूलम एनर्जी है, अगर आप कूलम एनर्जी को देख लें तो कूलम एनर्जी भी डिसरप्टिव एनर्जी है, तो ये भी आपकी रिपल्शन का बायस बनती है, तो इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव साइन है कि ये भी आपकी नेट बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। इसके बाद एसिमेट्री, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी कि आप जब सिमेट्रिक होता है आपका न्यूक्लियस यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे, एसिमेट्रिक होंगे, तो तब जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। तो स्टेबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम इन सारी टर्म्स को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ये सारी एनर्जीज को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ये जो टर्म्स हैं ये मैस में
ऐड करेंगे तो हम वहाँ से मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म कौन सी है? सबसे पहली टर्म है वॉल्यूम एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा इसका मिसिंग होगा, हेडिंग जो है वो मिसिंग है, लेकिन बाकी सारा मटेरियल जो है वॉल्यूम एनर्जी का मौजूद है। यहाँ पे हेडिंग जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है, मैंने अभी अभी ये स्टार्ट में जब हम अजम्पशन देख रहे थे तो मैंने आपको ये बोला कि जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगेन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है बहुत सारे न्यूक्लियाई में। ये बात हमने पीछे भी अभी की है। ठीक है, क्योंकि नेट जो बाइंडिंग एनर्जी है, नेट बाइंडिंग एनर्जी वो हर केस में डिफरेंट होगी, क्योंकि हर न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। बट एक पेयर के दरमियान जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो सकती है बहुत सारे न्यूक्लियाई में। ठीक है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होती है। तो अब ये जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वॉल्यूम एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये बहुत आसान सी चीज़ है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स उसने लिखे हैं, इसमें कंफ्यूजिंग होने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो ज़रा मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अब पहला पॉइंट क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होगी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ज़्यादा होंगे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब टोटल न्यूक्लियंस जो हैं, आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक स्फेयर। और स्फेयर क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्फेयर आपका 3 डायमेंशन होता है। तो स्फेयर 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए आप उसका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जो उसकी एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम वॉल्यूम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलेंगे? ईवी। वॉल्यूम किसका? स्फेयर का, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं। तो आप बोलेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है किसी भी वॉल्यूम की, ईवी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? उस वॉल्यूम के अंदर या उस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। तो बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि ए के। एक बात आपके सामने आ रही है ये कि वॉल्यूम एनर्जी, जो किसी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका ले रहे हैं आप? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस क्या है? एक स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर होने की वजह से, 3 डायमेंशन होने की वजह से आप उसका वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। तो उस वॉल्यूम की जो वॉल्यूम एनर्जी होगी या वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? उसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये बात हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं यहाँ पे। अब ज़रा एक्सपेरिमेंटली देखें, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं। नॉर्मली हम क्या डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, अगर मैं इसको आपके लिए यहाँ पे कर सकूँ, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी को हम कहते हैं, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, अगर हम कहें कि अगर यहाँ से हम निकालना चाहें मास को, मास वो किसके इक्वल होगा? मास इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला जो हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तो मास किसके इक्वल होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं कहूँ कि आपकी डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट द न्यूक्लियस वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, तो आपका जो मास होगा
वो क्या बन जाएगा, मैथ जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मैथ जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। क्लियर? अगर आप डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर जो आपका मैथ होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा आप फोकस रखिएगा थ्री फोर लाइंस पे। एज न्यूक्लियर डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि डेंसिटी पर आपकी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मास इज प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर वॉल्यूम। इसीलिए ये मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है। जब आपकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका जो न्यूक्लियर मास है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यूक्लियर वॉल्यूम के। ठीक है, तो वॉल्यूम आपने कब कंसिडर किया है? वॉल्यूम आपने तब कंसिडर किया जब आपने कहा है कि आपके न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, तो अगर शेप ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो आप स्फेरिकल अज्यूम कर लें तो उसका स्फेयर का रेडियस कितना होगा, आर। आपका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल है तो उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर। अच्छा, जबकि आपने जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे आपने न्यूक्लियर साइज फाइंड आउट किया था वहां पे आपने लिखा था कि वेयर रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर 1/3। आपको याद हो आपने फार्मूला पढ़ा था आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज्ड पावर 1/3 जब आपने न्यूक्लियर साइज फाइंड आउट किया था। तो वहां पे आर नॉट जो था वो कांस्टेंट था तो इसलिए आपने कहा कि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर 1/3। ठीक है, तो इसको अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप, ये तो रेडियस है आर, जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम किसके, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस जो वो आर है, जबकि आर किसके प्रोपोर्शनल है, ए रेज टू पावर 1/3 के। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर क्यूब के। ठीक है, न्यूक्लियर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हुआ आर क्यूब के। आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है ए के प्रोपोर्शनल। यहाँ आपने लिखा आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। तो जब आप आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल करेंगे तो वो किसके हो जाएगा, ए के। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट जो वॉल्यूम एनर्जी है, आपका वॉल्यूम एनर्जी जो है वो किस वॉल्यूम की वजह से है, आर क्यूब वाले वॉल्यूम की वजह से, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी आपकी टोटल है, अगर मैं ये पीछे वाला फार्मूला दोबारा आपको एक दफा दिखाऊं, ये जो फार्मूला दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ जो बाइंडिंग एनर्जी का था, इसमें आप देखें सारी टर्म्स जो हैं, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, ओनली जो वॉल्यूम टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम या मेन कंट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से है, वॉल्यूम एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो मेन कंट्रीब्यूशन है बाइंडिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम के अंदर जो स्फेयर है, जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं उनकी वजह से मेन कंट्रीब्यूशन है। तो जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिया उसके हिसाब से फिर हम क्या कहते हैं कि जो वॉल्यूम एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। और जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो ई वी इज इक्वल टू ए वी ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नया कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ए वी, जो आपका वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट एनर्जी जो है वो इसकी कैलकुलेट की। यहाँ तक क्लास। अब
आप अनम्यूट कर सकते हैं और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। मैम जो बाइंडिंग एनर्जी वाला फार्मूला है, एक दफा उसे बताइएगा दोबारा, एम की एक की समझ नहीं आ रही। कौन से वाला? बाइंडिंग एनर्जी वाला, मैथ वाला जो फार्मूला है, क्या समझ बाइंडिंग रहे एनर्जी। हो? ये वाला फॉर्मूला? मैम जी, एक तो मैथ ऑफ प्रोटॉन है, दूसरा मैथ कौन सा है ये सही से नजर नहीं आ रहा। ये वाला फॉर्मूला कह रही हैं? किससे ऊपर वाला? ये वाला? जी हाँ जी, ये ही तो नेट फार्मूला है, जो को मतलब जो विसेकर हमें फार्मूला दे रहा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, वो यही फार्मूला है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले आप फार्मूला, जो आपके पास फार्मूला था, ये मैं आपको क्वेश्चन लिखी हुई है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, तो यहाँ पे आपका एम क्या होता था? मैथ डिफेक्ट। तो पहले आप मैथ डिफेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस फार्मूले से सिर्फ इस फार्मूले से आप मैथ डिफेक्ट कैलकुलेट करते थे और उससे आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेते थे, बाइंडिंग एनर्जी। बट यहाँ पे अगर आपने न्यूक्लियस का मैस फाइंड आउट करना है, तो प्रोटॉन्स का मैस, न्यूट्रॉन्स का मैस, उसमें से आप बाइंडिंग एनर्जी को वो जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास न्यूक्लियस का मैस आएगा। ये इतना ठीक। जो फार्मूला है ना, ये वाला इतना, ये आप पहले यूज कर चुके हैं मैस डिफेक्ट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ठीक। ये एज ए मैस डिफेक्ट नहीं, बल्कि आप टोटल न्यूक्लियस का मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने लिया है कि उस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनका मैस, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका मैस न्यूक्लियस के अंदर, और उसमें से आप बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है जितनी है वो निकाल दें, तो आपके पास मैस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो आ जाएगा। तो जी बाइंडिंग मैम। एनर्जी उसने कहा है कि आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और उसमें आपने हर फैक्टर का, हर इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना है कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट है, कूलम रिपल्शन का क्या इफेक्ट है, सिमेट्री का क्या इफेक्ट है, और करेक्शन अगर इवन और ऑड न्यूक्लियाई हैं तो क्या फ़र्क है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल और अनइक्वल है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे इफेक्ट चेक करके आप नेट बाइंडिंग एनर्जी निकालें, और उस नेट बाइंडिंग एनर्जी को आप टोटल मैस ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से माइनस कर दें, तो आपके पास मैस ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा। जी मैम ठीक। और कोई जी? जी मैम, एक क्वेश्चन था कि हमने निकाला है कि जब स्फीयर होगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ होगा, जी लेकिन जब वॉल्यूम होगा तो हम उसका इस तरह कह सकते हैं कि दोनों साइड पे क्यूब ले लें, क्योंकि हाँ जी, वॉल्यूम थ्री वही डिमेंशनल वाली होता है। चीज है ना, वो मैथमेटिकली इसको ट्रीट किया है आपने, उस दोनों साइड पे क्यूब ले लें तो वो ए और वो बन जाएगा। क्योंकि जब आपने ठीक वॉल्यूम लेना है तो डेफिनेटली आप 3 डायमेंशन ले रहे हैं, तो 3 डायमेंशन का मतलब यही है कि आप फिर आर का क्यूब लेंगे। ठीक, मतलब कि वहीं से इल्यूमिनेट हुआ है वो। हाँ जी, ये वहीं से फाइंड आउट हुआ। और मैम ये एक इवन और ऑड का क्वेश्चन था कि जब हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होंगे उनका जी पेयर अगर इवन होगा तब प्लस साइन आएगा। नहीं, वो अभी इवन ऑड का अभी आप छोड़ दें, क्योंकि अभी जब आपने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना है तो ये इवन ऑड सिर्फ एक तरह नहीं होता, इवन ऑड में आगे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना? जी ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दोनों इवन इवन हो तो भी इवन न्यूक्लियाई बनता है, दोनों ऑड हो तो भी इवन न्यूक्लियाई बनता है। तो ये आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, एक क्वेश्चन में नहीं बताया जाना। यानी कि जब ये हम चलो करेंगे ठीक। ना एसिमेट्री एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, ये इससे चौथा टर्म है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और जी? ठीक हो गया। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम कल नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करेंगे। Trabalho da noite,